पिछले दिन जब हम इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में इस हेड को पढ़ रहे थे तो हम आए थे कि कंपटीशन कैसे करते हैं सैलरीज का। उस दिन हम कुछ बताए थे कंपटीशन करने के लिए कि कैसे हम करते हैं, यानी कंपटीशन ऑफ सैलरीज का कैसे करते हैं। तो ऐसे तो कंपटीशन करने के लिए कंपटीशन काहे करते हैं, यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ग्रॉस सैलरी मालूम करने के लिए, ग्रॉस सैलरी इनकम मालूम करने के लिए हम कंपटीशन करते हैं। तो ग्रॉस सैलरी मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो ग्रॉस सैलरी मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम कैसे करेंगे, इसको हम 4 पार्ट में बांट करके आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। पहले हम बताएंगे ये जो कंपटीशन किया जाता है ग्रॉस सैलरी का, सेक्शन 17(1) के अंतर्गत में आता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, करने के लिए हम बताते हैं ग्रॉस इनकम सैलरी इनकम के बारे में। इसको 4 भाग ग्रॉस कंपटीशन लिख देते हैं। कंपटीशन ग्रॉस सैलरी कैसे कंपटीशन करते हैं, यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसको हम 4 पार्ट में हम बांट करके बताते हैं कि इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम बांटते हैं, इस तरह बांटते हैं। पहले हम सैलरी के बारे में समझेंगे कि सैलरी के अंतर्गत में क्या क्या सैलरी मान्य किया जाता है। हम पिछले दिन में बताए थे, आज बताएंगे कि पहला सैलरी, इसको 4 पार्ट में बांटते हैं। 4 पार्ट में बांट करके तब समझाते हैं। पहला हुआ सैलरी के बारे में जानेंगे, दूसरा होगा अलाउंस के बारे में जानेंगे, अलाउंसेस के बारे में जानेंगे। तीसरा जो हम जानेंगे प्रेस्क्यूटीज के बारे में जानेंगे, के बारे में जानेंगे। और चौथा होगा प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। यानी 4 पार्ट में हम बांट करके हम आपको बताते हैं कि 4 पार्ट में इनकम तो सैलरी में बहुत से होते हैं, यानी सर्विस में है तो इनकम 4 पार्ट में इसको बनाते हैं। कोई भी सर्विस में रहता है, कोई व्यक्ति जब सर्विस में होते हैं तो उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, अलाउंस मिलता है, प्रेस्क्यूटीज भी मिलती है, अब प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी भी मिलता है। 4 पार्ट में इसको सब का टोटल हम जब जोड़ लेते हैं, 4 को निकालने के लिए हम जानेंगे। टोटल जब हम निकाल लेंगे तो वही हमको ग्रॉस सैलरी इनकम होगा। अब ग्रॉस सैलरी इनकम में हम जैसा कि बताए थे उसमें डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन को घटा देते हैं। डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ, इंटरटेनमेंट डिडक्शन हुआ, या प्रोफेशनल टैक्स हुआ, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं, घटा देते हैं। घटा देने के बाद जो आता है वही टैक्स है, वो टैक्स होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको ग्रॉस सैलरी इनकम के बारे में तो आसानी से आप समझ सकते हैं। 4 पार्ट में बांट दिए हैं कि सैलरी के अंतर्गत में क्या क्या आएगा इसके। तो सैलरी के अंतर्गत में आज हम बताते हैं सैलरी के बारे में पहले बता देंगे, फिर अलाउंस के, प्रेस्क्यूटीज के, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी के बारे में हम बताएंगे। इसको सैलरी में क्या क्या आता है, जैसे वेतन, बेसिक सैलरी पहला कौन कौन आता है इसी को जान लें। पहला सैलरी के अंतर्गत में बेसिक सैलरी या वेजेस, बेसिक सैलरी होगा या वेजेस होंगे सैलरी के अंतर्गत। बेसिक सैलरी का मतलब क्या समझे, हम पिछले दिन बताए थे कि सैलरी जो मिलता है
किसी व्यक्ति को जब किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो एक सैलरी निर्धारित किया जाता है। हम पिछले दिन एक उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाए थे कि सैलरी का मतलब हुआ, किसी को नियुक्ति मान लीजिए कि 5,000 रुपये पर हुई, तो 5,000 बेसिक सैलरी तो एक बार हुआ, लेकिन इसको इंक्रीमेंट होता है। उसको बताया था कि 200 रुपया प्रत्येक साल इंक्रीमेंट होते जाता है। तो पहला साल जिस साल नियुक्ति हुई उस साल तो उसका बेसिक सैलरी 5,000 हुआ, लेकिन जब भी एक साल बढ़ा तो 200 रुपया 5,000, 200 रुपया उसका बेसिक सैलरी हो गया। इस तरह से इसको बढ़ते जाता है, माने जितना दूर तक बढ़ते जाए उस तरह उसका इंक्रीमेंट होते जाता है, वो बेसिक सैलरी होंगे। तो बेसिक सैलरी जो होंगे कैसे कंपटीशन करते हैं, जब नियुक्त हुआ तो जैसे मान लिया नियुक्त आपको निकालना है, बेसिक सैलरी मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करना है, वो जो बेसिक सैलरी होता है जोड़ते हैं, उसको जोड़ते हुए, ऐसा नहीं कि 5,000 पर नियुक्त हुआ तो 5,000 उसका बेसिक सैलरी है, लेकिन नहीं, हर एक साल जो बढ़ते जाता है इंक्रीमेंट के साथ जो जोड़ते हैं वो बेसिक सैलरी हो गया। उसको हम सैलरी के अंतर्गत में कंपटीशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ जो है बेसिक सैलरी तो आप समझ गए होंगे। अब आगे ये इसके अंतर्गत में यदि वेजेज मजदूरी वगैरह भी मजदूरी के रूप में यदि किसी को मिला है कोई नियोक्ता से, हम बताए थे कि नियोक्ता और एम्प्लॉय होना जरूरी है। सैलरी में नियोक्ता देता है अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय जो है मजदूरी के रूप में भी यदि कोई आय प्राप्त करता है तो वो भी वेतन के अंतर्गत में आते हैं। इसको भी आप समझेंगे बेसिक सैलरी में। बेसिक सैलरी यही होता है। इसको तो समझ गए हैं कि बेसिक सैलरी में क्या क्या आएंगे। उसके बाद और भी चीजें मिलती है बेसिक सैलरी के अलावे भी, और भी सैलरी के अंतर्गत में उसी बेसिक सैलरी ही नहीं मिलता है। उसके बाद उनको सैलरी के बाद माने और भी अलाउंस मिलता है, प्रेस्क्रिप्टिव मिलती है, अभी ये सब मिलता है। तो यहाँ सैलरी में बेसिक सैलरी हुआ, इसको हुआ, इसी में बेसिक सैलरी में ही आपको कंपटीशन करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति को मिल गया बोनस में हम बता रहे हैं सैलरी में ही, बोनस भी सैलरी में ही आते हैं। बोनस यानी एम्प्लॉय को जो होता है बोनस मिलता है। बोनस कब मिलता है, जब कंपनी को अधिक लाभ, आप लोग जानते भी होंगे कि बोनस जो मिलता है, मैंने जब कंपनी को अधिक लाभ होती है तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को बोनस के रूप में एक कुछ इनकम जो होती है वो देती है, या तो प्रतिशत के रूप में देती है या निश्चित अमाउंट के रूप में देती है बोनस। तो ये जो हुआ बोनस के रूप में, बोनस भी सैलरी के अंतर्गत में आता है। उसको मैंने कंप्यूटेशन करेंगे, इनकम में जो जोड़ेंगे, उसको जोड़ करके ही मैंने किया जाता है, वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद कमीशन मिला, कमीशन, फी या अदर्स माने इंटरव्यू रिलीफ और भी कोई आंतरिक आपको रिलीफ मिली है तो उसको भी सैलरी के अंतर्गत में कंपटीशन करते हैं। अब आइए ओवर टाइम पेमेंट। कोई एम्प्लॉय यदि ओवर टाइम काम किया है, मैंने जितना देर काम करना है उसके अलावे भी यदि वह काम किया है, उसके मैंने अलावे भी लोग काम लेते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो जो नियोक्ता है अपना काम लेते हैं, उस परिस्थिति में कुछ उसके बदले में और देते हैं और कुछ मैंने उनको नगद भुगतान किया जाता है, तो वो ओवर टाइम पेमेंट होते हैं, उसको भी टैक्सेबल होते हैं, वो भी टैक्सेबल सैलरी के अंतर्गत में आएंगे। अब एन्युटी का मतलब हो वार्षिक। नियोक्ता कभी कभी ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। नियोक्ता कभी कभी क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय को एक मुश्त राशि कभी कभी अनुदान के रूप में देती है सालाना। तो सालाना देती है अनुदान के रूप में, तो वो हुआ एन्युटी यानी वार्षिक की देती है। तो अनुदान के रूप में दो तरह से दिया जाता है, या तो पीछे का, यदि पिछले मैंने अभी जो नियोक्ता है वो यदि है वर्तमान में देते हैं उसका, और यदि पीछे का दिया हुआ है तो वर्तमान में दिए हैं तो उसको कटौती मिलती है, वर्तमान होता है उसको कटौती मिलती है, और जो पूर्व मिला है उसको कटौती नहीं मिलती। ये है आपको एन्युटी के बारे में जानेंगे। उसके वो सैलरी के अंतर्गत में मिलता होता है। अब हुआ एडवांस सैलरी एंड एरियर्स ऑफ सैलरी। एडवांस के रूप में यदि कोई वेतन नहीं दिया है तो वो भी सैलरी के अंतर्गत में टैक्सेबल होंगे।
एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स मतलब हुआ बकाया यदि है तब, यदि किसी का वेतन नहीं मिला है पिछले महीने का या बहुत पिछले साल का बकाया है, वो एरियर हुआ, एरियर ऑफ सैलरी। एडवांस तो आगे का मिल जाता है, हाँ एरियर होता है सो पीछे का बकाया मिलता है। यदि पीछे का बकाया मिला है और उस पर टैक्स नहीं पेमेंट किया गया है नियोक्ता के द्वारा या माने एम्प्लॉय के द्वारा, तब उस परिस्थिति में इसको दिया जाएगा। यदि टैक्स पेमेंट कर दिया गया है तो एक घंटे उसको नहीं लिखा जाएगा। एडवांस सैलरी तो होगा ही, और एरियर जो होंगे कब लिखे जाएंगे, जब वह मैंने अभी बताया कि यदि टैक्स नहीं पेमेंट किया गया है तब वह सैलरी के अंतर्गत में आएंगे, ये टैक्सेबल हो। अब आ गई है एनुअल एसर्टेन द एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक चीज ध्यान देंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब यह हुआ कि यदि एनुअल इंक्रीमेंट हमेशा बढ़ता है यानी बढ़ोतरी होता है एम्प्लॉय के लिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक फंड, हर एक एम्प्लॉय का एक फंड खोलते हैं, फंड, उस फंड से पैसे जमा किए जाते हैं, वो जमा करते हैं काहे किस लिए कि रिटायरमेंट के समय में वो पैसे मिलते हैं, रिटायरमेंट के समय में वह पैसे भुगतान किए जाते हैं, नियोक्ता के द्वारा वह जमा किया जाता है। नियोक्ता जो है वह एम्प्लॉय के लिए जमा करता है, कितना जमा करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में? तो ये नियम है कि कम से कम वेतन का 12%, वेतन का 12% और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। याद रखिएगा कितना, वेतन का 12% सैलरी का, सैलरी प्लस दोनों होता है, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस होता है, अलाउंस का 12% रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में माने वो जमा किया जाता है। वो भी जो होता है 12% तक वो टैक्सेबल माने नहीं होंगे, लेकिन उससे अधिक होगा तो टैक्सेबल होंगे, जैसे आगे हम बताएंगे। और यदि उस पर ब्याज मिला है, जो प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता जमा किया है पैसा, उस पर ब्याज मिला है, तो उस ब्याज पर इंटरेस्ट पर कितना, इंटरेस्ट पर है 9.5% की दर से उसको प्रोविडेंट फंड पर माने उसको जोड़ा जाएगा, जो माने उस पर टैक्सेबल होंगे। इस पर 9% लेंगे तो इस पर टैक्स होंगे, लेकिन 12% टैक्स नहीं। ये है। अब एक चीज और समझे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स करके अभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा आप समझ जाइए। इसके बाद माने हम आज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेंगे, अच्छा रहेगा, क्या है कि वो हमेशा काम करता है। इस सैलरी में प्रोविडेंट फंड के बारे में जानना बहुत जरूरी चीज है, अच्छी तरह से समझेंगे, अभी आगे बताएंगे। अब जो हम 12% कहे हैं, 12% के अलावे जो और बचा, मान लिया 14% या 15% नियोक्ता जमा करता है, तो आपको 2 या 3% जो बढ़ गया तो बैलेंस जो होंगे टैक्सेबल पार्ट ऑफ ट्रांसफर टू बैलेंस, यानी जो होंगे बेसिक वे वो टैक्सेबल है। बोले थे कि यहाँ टैक्सेबल नहीं होता 12% तक, आज यदि उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होंगे। इसको भी आपको टैक्सेबल माने टैक्स लगेंगे, उस सैलरी के अंतर्गत में उसको जोड़े जाएंगे। उसके साथ ही अब आगे आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्येक कर्मचारियों के लिए एक पेंशन स्कीम के तहत प्रत्येक जो एम्प्लॉय होता है उसको एक निश्चित अमाउंट, पहले 10% था, 10% के हिसाब से काट करके उसको जमा करती है। और उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए केवल है, सेंट्रल एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए है, एम्प्लॉय के लिए है, तो उतना ही जितना जमा किया उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें जमा करती है। और वो जो आय होगी वो जो निकाला जाता है वो भी वेतन के अंतर्गत में जोड़े जाएंगे। तो आप ये देखें कि अभी सैलरी के अंतर्गत में कितने आए, थोड़ा सा डिटेल समझ जाए। एक हम बताए थे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें तो अच्छा रहेगा। प्रोविडेंट फंड के बारे में जानना जरूरी है कि हमेशा काम आएगा, हमेशा यही मेन चीज है।
अभी हम यहाँ तो जान गए प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होते हैं 4 प्रकार के, ऐसे मुख्तलिफ 4 प्रकार, ऐसे कई प्रकार, वो 2 भागों में बांट दिए। प्रोविडेंट फंड को 2 भागों में बांट दीजिए। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एक किसको, जो एम्प्लॉय सर्विस में है, जो सेवा में है, उसके लिए है। गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, किसी भी जो सर्विस में है, जो सेवा में है, उसके लिए प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है क्या, पहले ये जानेंगे। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि। भविष्य के लिए एक निधि खोली जाती है, एक कोष खोला जाता है, जिसमें जितने भी काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पब्लिक हो या सर्विस में हो या कहीं कोई काम करता है, भविष्य के लिए अपने रुपये जमा कर सकते हैं। उसको आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, बैंक में या जमा करते रहिए, और एक बार उसका निश्चित अमाउंट उसको एक निश्चित समय के बाद मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले जो सर्विस में है, सर्विस में है मुख्तलिफ, उसको 3 तरह के फंड, 3 तरह के जो होते हैं फंड होते हैं, उसको मैंने प्रोविडेंट फंड के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए प्रोविडेंट फंड के बारे में हम अभी समझाते हैं क्या है। प्रोविडेंट फंड जो होते हैं फंड, प्रोविडेंट फंड का मतलब है भविष्य निधि। भविष्य में पैसा जमा, भविष्य के लिए जो पैसा जमा किया जाता है वो। तो जो सेवा में है, जो सर्विस में है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी तरह का हो या अर्ध सरकारी हो, कहीं भी हो, कॉलेज में हो या कोई संस्थान में हो, कहीं भी हो, उस सर्विस में यदि है तो उसके जो प्रोविडेंट फंड जो होते हैं उसके लिए 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 3 तरह के सर्विस में जो सेवा में है उसके लिए 3 तरह के फंड होते हैं। और जो सेवा में नहीं है और भी है, जो पब्लिक है, वो भी अपना प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कर सकते हैं। उसके लिए बता रहा है, उसको जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, सुपरन्यूएशन फंड होते हैं, ये जो होते हैं आउटसाइड से, मतलब सेवा में नहीं है, उसके लिए है। इसको आप पहले इसको समझ लें, इसके बाद इसको तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसको पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का हित हुआ वैधानिक भविष्य निधि, यानी भविष्य निधि में जो पैसा जमा किया जाता है, जो सर्विस में है, जो सेवा में है, ताकि वो सब जोड़ करके भविष्य निधि में बाद में जब रिटायरमेंट हो उस समय पैसे मिले। रिटायरमेंट के बाद, अभी हम जो पहले बताए थे कि रिटायरमेंट के बाद पैसे जमा किए जाते हैं, तो इसमें जो है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो पैसे जमा किए जाते हैं, ये जो होते हैं, ये 1925 से माने इसमें आया है 1925 में। माने 1925 में को क्या आया था कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंतर्गत में आता है। इसमें को कब आता है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंतर्गत में था, और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है, इसमें जो है, जो एम्प्लॉय है, अपना पैसा कोई निश्चित नहीं है कितना जमा करते हैं, कितना ही जमा करते हैं। इसमें इसको स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक था, ये है कि आप जमा करें। इसमें था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये हुआ। बाद में क्या हुआ कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हुआ और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हुआ। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब हुआ कि वो अभी तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हुआ है कि वैधानिक, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब हुआ प्रमाणित भविष्य निधि। प्रमाणित भविष्य निधि जो होंगे वो क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि। प्रमाणित भविष्य निधि का मतलब है कि इनकम टैक्स में जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर के द्वारा यदि वह प्रमाणित सेटिस्फाइड कर दिया जाता है, तब वो जो प्रोविडेंट फंड होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, जो कमिश्नर के द्वारा सेटिस्फाइड कर दिए गए, प्रमाण हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि वो फंड माने क्या है, वो फंड जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रमाणित कमिश्नर के द्वारा कर दिया गया था। आज जो कमिश्नर के द्वारा नहीं किया गया वो क्या हुआ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हुआ, यानी अप्रमाणित, जो प्रमाणित नहीं है। अब यहाँ कहें कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो लगभग एक ही माने कोई अंतर क्या हुआ, तो ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अंतर लगभग में नहीं है। जो नियम इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में होता है वही अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होते हैं, और दोनों में कोई अंतर नहीं होते हैं। इसमें है
अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ही अभी हमने बताया था कि वो जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होंगे खोलेंगे खाता, माने खाता खुलवा फंड में जमा करता है यदि कोई एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, तो कितना जमा करेगा 12%। कितना जमा करेंगे 12%। हम बता चुके थे कि 12% इसमें हम नियोक्ता जो है सो एम्प्लॉय के लिए जमा करते हैं, जो टैक्सेबल क्या होंगे, वो टैक्सेबल नहीं होते, वो टैक्स नहीं होते हैं। और यदि इस पर अभी बताए थे कि इंटरेस्ट जो होता है इसी में इंटरेस्ट अभी बताए थे, इंटरेस्ट साल है 9%, 9.5% जो होते हैं इंटरेस्ट, इस पर टैक्सेबल होते हैं, इस पर टैक्स लगते हैं। तो यहाँ आपको जो 12% 9% इसी को हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वहां हम बोले थे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है। तो अभी समझ गए हैं कि स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड क्या है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में तो समझ गए होंगे लगभग में। अब आइए कि जो सेवा में है उसके लिए है, जो सेवा में नहीं है यानी कोई पब्लिक यदि जमा करना चाहता है कि हम भी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करें, तो वह प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है। प्रोविडेंट फंड में कैसे जमा करेगा, पब्लिक भी जमा कर सकते हैं, पब्लिक भी। वो क्या है, रूल है कि वह कम से कम 500 रुपया और अधिक से अधिक 1 लाख रुपया तक वह जमा कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। ये हुआ माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके लिए इस तरह के जमा किया जाता है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हुआ। और सुपरन्यूएशन फंड क्या हुआ, अधिवार्षिकी निधि उसको हम कहते हैं, अधिवार्षिकी निधि भी कहते हैं सुपरन्यूएशन फंड को। तो उसमें क्या है, अधिवार्षिकी ये भी एक फंड है जो पब्लिक है, जो जमा करने के लिए माने इसमें फंड के रूप में जमा किया जाता है। तो इस तरह प्रोविडेंट फंड के बारे में तो आप इसका लगभग डिटेल समझ गए, तीनों में अंतर भी समझ गए होंगे सबका, तीनों या पूरा में अंतर समझ गए होंगे। एक प्रोविडेंट फंड का है, तो ये जो हम अभी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वहां जो हम लिखे थे सैलरी में, इसके पहले रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में बताए थे, नहीं कि अनरिकॉग्नाइज्ड और स्टेचुटरी फंड के बारे में बताए थे। तो रिकॉग्नाइज्ड फंड में 12% इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब होते हैं। यदि वही अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में जमा करता है, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में पहले से माने कोई कंपनी है जब तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है उसके पहले से ही वह माने अपना प्रोविडेंट फंड में वो जमा कर रहा है, तो पहले से वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, कमिश्नर तो उसको मैंने ऑर्डर लिया नहीं है, रिकॉग्नाइज तो किया नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो जो पहले से जमा किया है वो टैक्सेबल नहीं होंगे, उसको टैक्सेबल नहीं होंगे। जैसे इसमें हम बताए थे कि इसका टैक्सेबल नहीं होंगे, और यहाँ इसमें हम बताए थे ना कि यहाँ जो अधिक से अधिक जमा करेंगे तो टैक्सेबल होंगे, हम बताए थे। एक हुआ, तो इसको तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं इस सैलरी के बारे में। तो आप लोग समझिए सैलरी के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं उसको हम बताए थे। जैसे फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, सैलरी है, बेसिक सैलरी है, वेजेज है, या हम बता लिखे थे, उसके बाद बोनस था, और उसके बाद क्या लिखे थे, ओवर टाइम्स था, उसके बाद है क्या था, उसके बाद है एरियर मैंने एडवांस था, एरियर के रूप में प्राप्त हुए थे, ये सब चीजें थी, और उसी में प्रोविडेंट फंड भी था, ये सब सैलरी के अंतर्गत में था। अब आइए, ये तो आप सैलरी के अंतर्गत में आ गए हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अलाउंस के तरफ। अलाउंस के तरफ हम बढ़ते हैं। ये तो सैलरी के बारे में तो आप तो समझ गए हैं कि सैलरी में क्या होगा, मुख्य चीजें यही याद रखना है उसमें प्रोविडेंट फंड के बारे में। सैलरी में कि प्रोविडेंट फंड जब मैंने होता है तब उस समय कितना लिया जाए, इसको उदाहरण के द्वारा भी समझाया जा सकता है कि तीनों का कि कौन प्रोविडेंट फंड होगा, कौन प्रोविडेंट फंड में जमा करता है, एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया जा सकता है। यदि आप लोग चाहें तो एक उदाहरण देकर के समझाएं, नहीं तो हम अभी पूरा बना लेते हैं, बाद में हो सके तो कर देंगे। अभी हम अलाउंस के बारे में बताएंगे। अलाउंस क्या है, क्या है कि हमको अभी कैपिटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी के बारे में, इनकम के बारे में बताना है, तो हम सैलरी में क्या क्या आते हैं इसके बारे में बता दिए। अब सैलरी ही नहीं केवल हो जाता है टोटल, ये ग्रॉस सैलरी इनकम निकालने के लिए केवल सैलरी को मालूम कर लेने से ग्रॉस सैलरी इनकम नहीं मालूम हो गया, उसके लिए अलाउंस को मालूम करना है कि कितना अलाउंस मिलती है, यानी भत्ता के रूप में मिलता है, क्या क्या मिलता है। उसके बाद
प्रेस ड्यूटीज के रूप में, अनुलाभ के रूप में भी मिलता है। आप प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के बारे में, ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के बारे, सैलरी यानी वेतन के अलावे जो लाभ होता है, उसके बदले में जो लाभ मिलता है वो हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कहते हैं। तो ये सब जोड़ते हैं। तो अभी तो सैलरी के बारे में पढ़ा है, अब अलाउंस में के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है अलाउंस। अलाउंस होते हैं यानी भत्ता। भत्ता में भत्ता जो दिया जाता है सैलरी के साथ ही भत्ता दिया जाता है। सैलरी प्लस अलाउंस होता है, अब प्लस प्रेस ड्यूटीज होता है, प्लस अलाउंस। अलाउंस मतलब होता है भत्ता, हम जैसा कि बताया भत्ता। भत्ता जो होता है यानी अलाउंस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। अलाउंस तीन तरह के मिलते हैं। तीन तरह के होते हैं, फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं, एक पार्शली एग्जेम्प्टेड होते हैं, और एक होता है फुल्ली माने टैक्सेबल होता है। तो पहले हम तीन पार्ट में इसको बांट करके हम समझते हैं। ये अलाउंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इसको समझेंगे। एक होता है फुली एग्जेम्प्टेड, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। दूसरा होता है पार्शली पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। और तीसरा होता है फुल्ली टैक्सेबल टैक्सेबल अलाउंस। इस तीन तरह के होते हैं अलाउंस जो होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होते हैं, एक पार्शियली माने एग्जेम्प्टेड होते हैं अलाउंस, और तीसरा होते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं, टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। यानी तीन तरह के, एक दो तीन तरह के होते हैं। तीनों को थोड़ा सा समझें, अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हम आते हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, यानी पूर्णतः वह छूट रहती है, उसका वो पूर्णतः एग्जेम्प्ट होते हैं, उसका लेखा सैलरी के अंतर्गत में यानी अलाउंस के अंतर्गत में नहीं किया जाता है। क्या किसका कौन कौन होते हैं उसमें? मुख्यतः बहुत कम चीज है, थोड़ा सा है, उसको समझें। जैसे फॉरेन अलाउंस है, विदेश में कोई माने किसी को जाया जाता है, भेजा जाता है, फॉरेन अलाउंस। यानी फॉरेन अलाउंस जो होते हैं वो माने पहला इसमें फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। कौन कौन? FOR फॉरेन अलाउंस, अलाउंसेस, ये जो हुआ फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। दूसरा होता है अलाउंस टू अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस। अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस, ये होते हैं फुली एग्जेम्प्टेड। फिर होते हैं तीसरा अलाउंस रिसीव टू UNO, अलाउंस रिसीव टू UNO, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक हुआ। और चौथा भी बहुत से होते हैं फुली एग्जेम्प्टेड, इसको भी हम समझाएंगे। उसमें से कुछ फुली होते हैं, आपको कुछ पार्टली होते हैं। फुली एग्जेम्प्टेड कौन कौन होते हैं पहले इसको समझ जाइए। तो पहला का हुआ फॉरेन अलाउंस जो होते हैं फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। फॉरेन यानी विदेशी जो भत्ता मिलते हैं, विदेशी भत्ता होता है, विदेश से जो भत्ता मिला वो क्या होगा? फुली एग्जेम्प्टेड होगा। इसको तो समझ गए। फिर अलाउंस टू हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज को जो अलाउंस मिलता है वो भी फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। और
यदि यूएनओ से जो कोई मैंने उसको यदि अलाउंस मिला है, प्राप्त किया है यूएनओ से, तो वो भी क्या होते हैं, फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। उसके बाद और भी एग्जेम्प्टेड होते हैं बहुत से, जैसे उसमें कर्मचारियों को कुछ माने ऐसे जो है स्पेशल भत्ते दिए जाते हैं। स्पेशल भत्ते उसको हम डिटेल्स और करेंगे, पार्टली एग्जेम्प्ट। स्पेशल भत्ता जो ज्यादा दो तरह से भत्ते होते हैं, एक स्पेशल जो कर्मचारियों को दिए जाते हैं और एक होते हैं जो स्पेशल नहीं होता है, व्यक्तिगत के रूप में दिए जाते हैं। तो अभी हम यही जानेंगे कि स्पेशल रूप से जिसको भत्ते दिए जाते हैं स्पेशल में, तब वो जो भत्ते होते हैं वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। जैसे बहुत सा है, जैसे हम कोई स्पेशल काम के लिए कोई एम्प्लॉय गया कहीं बाहर और उसको एम्प्लॉय गया और उसको होटल में रहने के लिए होटल माने एक्सपेंसेस हुआ, होटल चार्ज, होटल के लिए रहने के लिए कुछ पैसे मिल गए, या बोर्डिंग के लिए मिल गया, या और भी है जैसे वर्दी उर्दी के लिए भत्ते वगैरह मिलते हैं, बहुत से हैं, वो सब है जो मिलते हैं वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से आप यही समझिए फुली एग्जेम्प्टेड में 3 ही समझे कि इतना ही आता है। अब आइए फुली एग्जेम्प्टेड तो आप समझ गए होंगे, अब पार्शली एग्जेम्प्टेड में आपको समझना है कि पार्शली एग्जेम्प्टेड क्या है। इसी में मुख्य रूप से आपको समझना है। पार्शली एग्जेम्प्टेड में आपका होगा, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा पार्शली बताएंगे। पार्शली एग्जेम्प्टेड, पार्शली एग्जेम्प्टेड में है कि हाउस रेंट, पहला क्या होगा पार्शली, इसमें तो फुल एग्जेम्प्टेड में 3 को मत है, चौथा भी बताती हैं थोड़ा सा। और पार्शली एग्जेम्प्टेड में होगा कौन कौन से, पहला हुआ हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस। दूसरा हुआ इंटरटेनमेंट, अलाउंस। तीसरा हुआ इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, शेष हुआ। चौथा हुआ अंडरग्राउंड अलाउंस हुआ, अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया। पांचवा हो गया अंडरग्राउंड अलाउंस, पांचवा हुआ एजुकेशन अलाउंस, छठा हुआ होटल अलाउंस, सातवां हुआ स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसी और ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये जो हुआ आपको, ये सब जो होते हैं पार्टली एग्जेम्प्टेड होते हैं, माने पूरा नहीं, उसमें अंशतः होते हैं। ये तो फुली एग्जेम्प्टेड हुआ, ये अंशतः एग्जेम्प्टेड होते हैं। अंशतः एग्जेम्प्टेड को हम अब अगले क्लास में हम बताएंगे। अंशतः जो एग्जेम्प्ट होते हैं उसको बता देंगे, साथ ही साथ फुली टैक्सेबल अलाउंस को भी हम बता देंगे, अलाउंस के माने अलाउंस में अगले क्लास में, ठीक है। अब उसके बाद हम प्रेस्क्रिप्टिव और प्रॉफिट इन लॉ सैलरी बता देंगे, पूरा ग्रॉस सैलरी इनकम मालूम करने के लिए पूरा हो जाएगा। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। अब कल ये जो पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है उसको हम कल डिटेल्स करके हम समझेंगे। थैंक यू।